Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. I am your biology teacher Rabia. आई होप आप लोग को बायो समझ आ रही होगी और अभी नया सब्जेक्ट है तो आई होप आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ना है तो आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 विच इज़ सेल्स एंड टिश्यूज़ एंड अवर टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर एंड माइक्रोस्कोपी। सो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने ये चीज़ इसके अंदर पढ़नी है वो है कि सेल बेसिकली क्या है। सेल आप लोगों को पता है कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ अब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस तरह की है जो कि थोड़ी साइड इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैंने आप लोगों की सिर्फ नॉलेज के लिए थोड़ा सा ऐड किया, लेकिन आप लोगों ने इसको सुनना है। आप लोगों को पता है कि कोई भी बिल्डिंग होती है उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, उसकी ब्रिक्स होती हैं, उसकी सीमेंट होती है, ठीक है। अगर वो ब्रिक्स वाली जो है, अगर हम लोग ब्रिक्स किसी भी बिल्डिंग में से उसको हटा दें, ब्रिक्स उसकी बेस में से, तो क्या होगा कि वो जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये सेल है और ये यहाँ पर जो है डिफरेंट, आपने एक ट्री देख रहे हैं, साथ आप एक एनिमल देख रहे हैं, साथ आप एक छोटा सा बेबी देख रहे हैं। अब ये जितने भी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल से मिलकर बनते हैं। तो अब इन सब के लिए जो है, इनके प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए और प्रॉपर फंक्शन के लिए जो है सेल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप लोग जैसे ही देख रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, ये मैंने अपने पिछले जो है स्लाइड में ऐड भी किया हुआ कि जो सेल्स हैं वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक हैं लाइफ के। अब इसके बाद अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर टाइप और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर टाइप ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर टाइप ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक ये डिफरेंस आता है मल्टी सेलुलर से कि वो सिर्फ एक काइंड ऑफ सेल से मिलकर बनते होते हैं, यानी कि उनमें डिफरेंट वैरायटी नहीं होती सेल की। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम कंसिडर करते हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। अब हम इन सबको जो है यूनिसेलुलर कंसिडर करते हैं। मल्टी सेलुलर की जहाँ तक बात आएगी, वहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर जो है बनते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम एग्जांपल देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइन एग्जांपल आती है। हम लोग अपने ह्यूमन बींग्स को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो है जितने प्लांट सेल्स हैं वो उनको हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूँ मस्टर्ड प्लांट की, वो भी आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है इसको अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो बेसिकली ये तो हो गया है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि बेसिकली सेल्स या टिश्यूज़ ये क्यों ज़रूरी हैं, सेल्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि पूरा एक हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा प्रॉपर फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, वो सारे सेल्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है कि जो बटरफ्लाई का विंग होता है उसके अंदर भी कितने ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिक्चर आप लोग के लिए मैंने अटैच की हुई है, ये वाली, ये एक बहुत ज़्यादा क्लोज व्यू है जो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं उनका। अब आप देखेंगे किस तरह से शाइनी सी सरफेस है और किस तरह से सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, किस तरह से लग रहा है जैसे वो हनी कॉम का जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है ना, जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था तो ही बेसिकली ऑब्जर्व्ड हनी कॉम, तो हनी कॉम को ऑब्ज़र्व किया और इस तरह से जो कंपार्टमेंट्स देखे ना, तो फिर ही सेट के जो जितने भी सेल्स हैं वो भी हम लोग की बॉडी में इस तरह से कंपार्टमेंट्स ही बनाते हैं, और जिस तरह से हर कंपार्टमेंट में एक अलग फंक्शन हो रहा होता है वो हनी कॉम के, बिल्कुल उस तरह से हमारी बॉडी में भी जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो प्ले कर रहे होते हैं। अब बिल्कुल अब आप ये देखें कि आपको ये भी बिल्कुल कंपार्टमेंट्स की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये एक बहुत क्लोजअप व्यू है बटरफ्लाई विंग्स का, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हम लोग मीट वगैरह कंज्यूम करते हैं, चाहे वो पोल्ट्री है, चाहे वो मटन है, बीफ है, फ़िश है, कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है कि वो भी डिफरेंट सेल से मिलकर बनता है। मीट भी आपको पता है, और फिर जब हम वो वाला मीट कंज्यूम करते हैं तो फिर वो क्या होता है कि जो जो उस मीट के ना जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। वो जैसे ही हमारी बॉडी का पार्ट बनता है तो हम लोग की बॉडी में एनर्जी आती है, हम लोग प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। इसलिए जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद जो हमारी आई लैशेज़ हैं, हमारे फिंगर नेल्स हैं, ऑरेंज जूस, हर चीज़ जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। अब आप ये देखें,
ये हम लोग के फिंगर नेल्स हैं। जो शाइन होती है ना, शाइनी सरफेस जो आप लोग देखते हैं अपने नेल्स पर, वो बेसिकली जो है सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जितनी भी चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं, जो भी हमारे रूटीन में हम अपनी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन देख रहे हैं या अपने जो है स्किन देख रहे हैं हम अपनी, तो आपको पता है कि स्किन सेल्स भी हमारी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि ब्रेन सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, हर तरह के सेल्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो कि अपना अपना एक प्रॉपर रोल जो है प्ले कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी। बेसिकली माइक्रोस्कोपी क्या है? यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप और स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ बेसिकली नोन एज माइक्रोस्कोपी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग माइक्रोस्कोप भी देख रहे हैं। माइक्रोस्कोपी इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, किस तरह से हम माइक्रोस्कोप को प्रॉपर्ली यूज़ करके जो है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है प्रॉपर उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। यानी कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये डॉट मैंने यहाँ लगाया है, ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम किस तरह से जो है देखेंगे, या किस तरह से हम उसको प्रॉपर्ली उसकी जो स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने स्मॉल होते हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर की थी? ज़ेकेरस जेनसन ने हॉलैंड में डिस्कवर की थी 1595 के अंदर, ठीक है जी। अब ये आपने अपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा याद करना है। ज़ेकेरस जेनसन ने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसको डेवलप किया था। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा था कि वो सिंपली सिर्फ एक ट्यूब थी लेंस के साथ, एक छोटी सी ट्यूब है, ठीक है। ये ट्यूब मैंने ड्रॉ किया और उसके दोनों एंड्स पे जो है लेंस प्रेजेंट है, जस्ट लाइक टेलीस्कोप जिस तरह से होता है, उसके दोनों एंड्स पे जो है लेंस प्रेजेंट होते हैं और हम वहाँ से जो है ऑब्जर्व करते हैं। और लेकिन उसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो इतनी ज़्यादा इन्हांस नहीं थी, सिर्फ 3 टाइम्स to 9 टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई करके दिखा रहा था कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब जो आजकल हम लोगों के पास माइक्रोस्कोप्स हैं, उनकी जो रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन पावर, जो मैग्नीफिकेशन पावर है, वो बहुत ज़्यादा, वो 1500 to 2500 टाइम्स जो है वो एक चीज़ को बड़ा करके हमें दिखा देती है। जो 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं माइक्रोस्कोपी में, वो है बेसिकली मैग्नीफिकेशन है और है रिजॉल्विंग पावर है। अब हम देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। अच्छा जी, मैग्नीफिकेशन क्या है कि हमने, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इमेज आप लोग देखें ज़रा। इसके अंदर क्या है कि ये एक साथ माइक्रोस्कोप मैंने अटैच की हुई है, साथ ये सेल्स की पिक्चर्स हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक स्लाइड ली है, उसके ऊपर हमने कोई भी सैंपल लिया है, उसको हमने कवर स्लिप से कवर कर लिया है। उसको कवर स्लिप से कवर करने के बाद हमने उसको यहाँ पर स्टेज पर प्लेस किया है और उसको जो है क्लिप्स के साथ अटैच कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये ब्लड का हमने सैंपल लिया, हमने ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व करना है, तो हमने ये स्लाइड को जो है यहाँ पर रखना है स्टेज पर माइक्रोस्कोप के, और फिर यहाँ लेंस से जो है हमने इसको ऑब्ज़र्व करना है। तो जब हमने ऑब्ज़र्व करना है ना इसको, तो हमें ये चीज़ जो है कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ये इस तरह से ब्लड सेल्स, ठीक है। मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ है उससे हम उसको कितना ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है मैग्नीफाई करना किसी चीज़ को। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर होती है या उसकी रेजोल्यूशन होती है कि हम वो उस ऑब्जेक्ट को कितना क्लैरिटी से हम जो है डिफ्रेंशिएट करके जो है हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमने 2 स्लाइड्स को एक साथ ऑब्जर्व करना होता है। अब हमने एक स्लाइड ली है, हमने यहाँ पर 2 सैंपल रखे हैं, अब हम इनके दरमियान जो है एक कंसिडरेबल डिफरेंस होना चाहिए, और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम जो है, अगर उतना डिफरेंस होगा तो ही हम इस स्लाइड को जो है प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकेंगे। उसके बाद आगे अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ह्यूमन नेकेड आई है वो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर अपार्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है 2 ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अगर यहाँ पर मैं ये 2 डॉट्स ड्रॉ कर दूँ तो यानी कि इनके दरमियान 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, हम इजीली इसको जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये 2 डॉट्स हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंस जो है ये 0.05 मिलीमीटर से कम होगा या 0.05 मिलीमीटर हो जाएगा, मींस कि 0.1 से तो कम है ना, तो फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगी माइक्रोस्कोप। हम लोगों ने फिर इसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उसके अंदर ऑब्जर्व करना है कि हम फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। ह्यूमन आई की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो बेसिकली है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। अगर इससे कम कोई भी डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट के दरमियान तो हम इसको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगी।
ठीक है। यहाँ पर ये मैग्नीफायर मैंने दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आपको पता है, अक्सर आप लोगों ने शायद कभी किसी कार्टून मूवीज़ में भी देखा हो कि एक एक्टर के पास जो बहुत ज़्यादा पढ़ने और उसका बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, उसके पास जो बुक्स होती हैं वो कभी कभार जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, उनको पढ़ने के लिए हम इस तरह से ये मैग्नीफाइंग मिरर अपने पास रखते हैं और फिर हम वो उसके पास लेके जाते हैं तो हमें वो वर्ड जो है वो बड़ा सा नज़र आता है, अब हम इजीली हम उसको रीड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो है ये माइक्रोस्कोप भी करती है। हम लोग मैग्नीफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर जो है डिफरेंट लेंसेज को यूज़ करके भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।